गाइस दैट इज द टेल ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग। जितना करो उतना लॉस, जितना करो उतना लॉस, इसे कहते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। जितना करो उतना लॉस, लोग ये कर भी रहे हैं, लोग लॉसेस कर भी रहे हैं। तो अभी मैं कुछ देर बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर बी है, मोमेंटम ट्रेडिंग या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैं ये करता नहीं हूं, मैं ये बता रहा हूं कि लोग ऐसी गलतियां भी मार्केट में कर रहे हैं। मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं वैल्यू ट्रेडिंग। वैल्यू ट्रेडिंग किस तरीके से करता हूं, मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं उसमें क्या करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं एशियन पेंट की ही बात करूं, वैल्यू ट्रेडिंग इज अप्रोच गाइस जहां पे हम ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हैं। वैल्यू ट्रेडिंग इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग जहां पे हम ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हैं। अगर मैं एशियन पेंट के ही चार्ट ऑब्जर्व करूं, तो मैंने ऑब्जर्व किया यार कि फॉर सम रीजन ये ऊपर 3400 रुपए तक जाता है ना, और ये नीचे गिरने के टाइम पे मोटा मोटा 2700 रुपए तक गिरता है। अब ये चीज मैंने 2 बार ऑब्जर्व की। मान लो मैंने पहली बार यहां से यहां तक ऑब्जर्व किया, दूसरी बार भी मैंने यहां से यहां से यहां तक ऑब्जर्व किया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, जब जब 2700 पे आए आई विल बाय, 3400 पे आई विल सेल, 27 आई विल बाय, 34 आई विल सेल। 27 मैंने बाय किया हुआ है, 34 जाएगा मैं बेच दूंगा। बेयर मिनिमम अगर आप इतना भी करो ना, तो भी आपका मार्केट में बड़ा पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारे देश की जनता समहाउ मोमेंटम ट्रेडिंग में खोई हुई है, जिसकी वजह से उनके बहुत ज्यादा लॉसेस मार्केट में हो रहे हैं। तो प्लीज टाइप इन द चैट, चैट सभी के लिए ओपन कर देता हूं मैं। क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लॉजिकल कॉमन सेंस वाले ब्रेन को क्या चीज ज्यादा सेंसिबल लगी सुनने में? ऑप्शन बी ब्रेकआउट ट्रेडिंग, या ऑप्शन ए वैल्यू ट्रेडिंग? वैल्यू ट्रेडिंग जो मैं करता हूं, अच्छी कंपनी को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना, क्या चीज ज्यादा सेंसिबल है, क्या चीज करनी चाहिए, बताओ, लेट मी नो। देखो यार, लोगों को लगता है मार्केट में पैसा डिग्री से बनता है, फैंसी सर्टिफिकेट से बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में पैसा बस कॉमन सेंस से बनता है। हम सभी लोग 600 कितने लोग हैं यहाँ पे, 610, मुझे मिला के 611, हम 611 लोग यहाँ पे हैं। अगर हम अपने माइंड से मूर्खता को निकाल के बाहर फेंक देंगे ना, बड़े आराम से मार्केट में पैसा बन जाएगा, बड़े आराम से। ठीक है, बिल्कुल सोहम जी कह रहे हैं बोथ कैन मेक मनी, ओके अप्रिशिएट। ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। गाइस हर्षा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, नो वन इज देयर इन गाइडिंग वैल्यू ट्रेडिंग। हर्षा जी आई एम हियर, डोंट वरी, मैं आपको वैल्यू ट्रेडिंग में गाइड करूंगा। आई नो देयर इज अ गैप, यूट्यूब पे कोई भी वैल्यू ट्रेडिंग को लेकर गाइड नहीं करता है, सारे मोमेंटम 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 के पीछे भाग रहे हैं। एंड गाइस चैट में एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आए हैं, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने वैल्यू ट्रेडिंग लिखा है, एक दो लोगों ने मोमेंटम लिखा है, एक दो लोगों ने मोमेंटम लिखा है। जितने भी लोगों ने मोमेंटम लिखा है ना, प्लीज आप लोग मोमेंटम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोगों के लॉसेस से ही हम जैसे वैल्यू ट्रेडर्स अपना घर चलाते हैं, आप लोगों के लॉसेस से ही मेरे प्रॉफिट होते हैं। लेट मी शो यू वन थिंग, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे, यहाँ मैं जीरोधा के अकाउंट पे गया, माई अकाउंट पे आया, वेरीफाइड पीएनएल पे गया, वेरीफाइड पीएनएल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, नीचे आए हम, एंड आप देखेंगे एक मैं बस आपको एक दो ट्रेड के एग्जांपल से दिखाना चाहूंगा कि मेरे लिए वैल्यू जोन कहां होता है एंड देन मैं बेचता कहां हूं, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि जहां पे मैं बेचता हूं वहां पे कौन लोग आके खरीद रहा है। क्योंकि यार मैंने बेचा है, मैंने किसी को तो बेचा है ना, जब मैंने बेचा है कोई तो आके खरीद रहा है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ईकेसी के एग्जांपल से समझते हैं। ईकेसी, विप्रो, कोई भी, जैसे विप्रो ले लेते हैं, मान लो विप्रो लिया मैंने। विप्रो गाइस आपको दिखेगा, विप्रो मैंने 181 रुपीज पे बाय किया था, 307 पे मैंने बेच दिया। आई क्लॉक्ड 70% रिटर्न इन विप्रो, 70% का रिटर्न मैंने निकाला है। एक बार देखिए विप्रो मैंने कब बाय किया था, कब बेचा, ये रहा, यहां कहीं मैंने विप्रो बाय किया था 181 रुपीज के आसपास, ठीक है, 307 रुपए समथिंग पे मैंने विप्रो यहां कहीं बेच दिया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो यार, जब मैंने विप्रो को बेचा है ना, उसी टाइम के दौरान विप्रो ने ब्रेकआउट भी दिया है। क्या दिया है? विप्रो ने ब्रेकआउट भी दिया है, तब मैंने बेचा है। मैंने वैल्यू जोन में खरीदा, मैंने ब्रेकआउट जोन में बेचा। अब जिसने ब्रेकआउट जोन में खरीदा वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, बताओ। बाय द वे, जब मैंने बेचा था उस प्राइस से विप्रो हैज फॉलन डाउन ऑलरेडी बाय मोर देन 10%। तो दैट इज द टेल ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग यार, इतने सारे लोग लॉसेस करते हैं कि मैं क्या बताऊं।
और वैल्यू जोन में आप इस तरीके के बड़े बड़े प्रॉफिट्स टारगेट कर पाओगे। बाय द वे, आज तक आपने किसी और को देखा है लार्ज कैप कंपनी में 70% का रिटर्न निकालते हुए? एक बार लेट मी नो इन द चैट, लार्ज कैप कंपनी में 2 साल में, लकीली गाइस इट वाज अ लक, मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बाय करता हूं। कोइंसिडेंशियली मेरे रूल ने बॉटम पे बाय करके टॉप पे मेरे को सेल करवा दिया, 70% का रिटर्न निकाला है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यार, फॉर एग्जांपल डीवीएल। डीवीएल मैंने कुछ टाइम पहले 353 पे बाय किया था एंड 500 पे बेचा। अभी देखोगे डीवीएल कहां पे है, एक बार देखोगे। डीवीएल 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 353 पे मैंने बाय किया था, 500 पे मैंने बेच दिया और उसके बाद धड़ाम से नीचे गिर गया। अब गेस करो यहां पे इस जोन में किस कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स ने एंट्री ली होगी? उन्हें प्यार से बोला जाता है ब्रेकआउट ट्रेडर्स। ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने एंट्री ली है, उसके बाद ये पूरा गिर गया, उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए एंड हम लोगों का प्रॉफिट हुआ। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मोमेंटम ट्रेडिंग की यही दिक्कत है, जितना करो उतना लॉस, जितना करो उतना लॉस। तो सर लोग करते क्यों हैं? क्योंकि यार लोगों को ना शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए होता है, मार्केट शॉर्ट टर्म पैसा नहीं देती है। लोगों को लगता है बढ़ता हुआ स्टॉक है, मैं टॉप पे खरीदूंगा, 2 दिन और बढ़ेगा, मैं बेच बेच दूंगा। पर 2 दिन और बढ़ेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाउएवर ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप ऐसी ग्रेट कंपनीज को नीचे खरीदोगे, वैल्यू जोन में खरीदोगे और ऑल टाइम हाई पे बेचोगे, तो भी आपका काफी अच्छा पैसा मार्केट में बनने वाला है। नाउ मैं कुछ कंपनीज के नाम लूंगा जिस कंपनीज में हमारे देश के मैक्सिमम रिटेलर्स ट्रैप हैं। अगर आप में से भी कोई इस तरीके के कंपनीज में ट्रैप हैं तो डू लेट मी नो इन द चैट। चैट सभी के लिए ओपन है, मेरे को चैट में बताना अगर आप लोग भी इस तरीके की कंपनीज में ट्रैप हो तो। पहली कंपनी का नाम है आईआरएफसी। मुझे अच्छे से याद है यार, जब आईआरएफसी टॉप पे हुआ करता था, सारे न्यूज वाले या ढेर सारे लोग बोल रहे थे बाय करो बाय करो बाय करो, मोमेंटम जोन में है, मोमेंटम जोन में है, देखो ब्रेकआउट 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 जोन में है। भाई साहब धड़ाम से 50% गिर गए, 50%। मजाक की बात नहीं है गाइस, ये आपकी मेहनत का पैसा गया है। दूसरा स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड पे कितनी ही न्यूज आर्टिकल देखी है मैंने, यू हैव नो आइडिया। अगेन सेम, जब तक भाग रहा था सारे ट्विटर वाले ढुमके लगा लगा के सजेस्ट कर रहे थे ये बाय करो बाय करो बाय करो, उसके बाद धड़ाम से 56% ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। एक और स्टॉक का नाम बता देता हूं मैं, टाटा मोटर्स। फॉर सम रीजन टाटा मोटर्स हमारे देश की जनता का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे अच्छे से याद है जब ये स्टॉक 1000 रुपए पे था ना, यहाँ पे लोग ड्राई ने ड्रॉ करके ब्रेकआउट जोन की बात करके बाय सजेशन दे रहे थे और बोल रहे थे अब ये नहीं रुकेगा, अब ये कम से कम 1500 जाएगा, 1800 जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? सभी लोगों को दिख रहा है ना, उसके बाद क्या हुआ? गया 1800, ऊपर से गिर के ये कितने परसेंट गिर चुका है? इट हैज फॉलन डाउन बाय मोर देन 47%। तो गाइज यार हमें यहाँ पे स्मार्ट बनने की जरूरत है। सच्चे जी काफी फनी कमेंट है आपका, अच्छी बात है। ठीक है, हमें यार यहाँ पे स्मार्ट बनने की जरूरत है। हमें यहाँ पे इस तरीके की गैम्बलिंग नहीं करनी है, हमें चीजों को टॉप पे बाय नहीं करना है। मैं आपको हमेशा यही सिखाऊंगा कि ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीद के महंगे में कैसे बेचना है, सस्ते में खरीद के महंगे में कैसे बेचना है। ठीक है, अब यार एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, आंसर कर देता हूं। मनीष भाई ने बोला आर यू ट्रेडेड इन टाटा मोटर? नहीं मनीष भाई, मैं टॉप पे बाय नहीं करता हूं। टॉप पे मेरा सेलिंग पॉइंट होगा जब ये यहां कहीं पहुंचेगा तब मैं बेचूंगा। रिसेंटली मैंने बाय किया है, रिसेंटली मैंने टाटा मोटर को बाय किया है, लेकिन मैं टॉप पे बाय नहीं करता हूं। टॉप पे मैं चीजों को दूर रखता हूं एकदम, मैं टॉप पे चीजों को बाय नहीं करता हूं। अभी मैंने बाय किया हुआ है, वो अलग बात है। ठीक है गाइस, यार चैट में जो मैं पूछूं सिर्फ उतने का ही आंसर कीजिए। लोग चैट में मेरे से गप्पे मारने लग जाते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। मेरे को बाकी सब लोगों को भी पढ़ाना है, डिस्ट्रैक्शन होती है अननेसेसरी। ठीक है, एंड आप लोग भी फोकस नहीं कर पाओगे, मेरी बातों को फोकस से सुनो। ठीक है, या तो यार इस तरीके के डिसीजन हमें लेने हैं मार्केट में इफ वी वांट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट। तो यार स्विंग ट्रेडिंग देखो, मेरे को तो अर्ली रिटायरमेंट तक पहुंचाने में स्विंग ट्रेडिंग ने काफी हेल्प की है। स्विंग ट्रेडिंग के किस तरीके के बेनिफिट रहे हैं मेरे लिए? पहला बेनिफिट, कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन मेरे को दी है मेरी प्यारी स्विंग ट्रेडिंग ने। दूसरा बेनिफिट होता है गाइस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। आई नो सम ऑफ यू माइट नॉट बिलीव मी, बट मैं हफ्ते के वीकली केवल 10 मिनट स्पेंड करता हूं एंड मुझे मुझे पता लग जाता है किस तरीके के स्टॉक्स को बाय करना है एंड किस तरीके के स्टॉक्स को सेल करना है।
पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स का मतलब है यार मैं चुन्ने मुन्ने रिटर्न्स के लिए मार्केट में मुंह नहीं मारता। हेमंत इसका क्या मतलब है कि चुन्ने मुन्ने रिटर्न्स के लिए आप मार्केट में मुंह नहीं मारते? लेट मी शो यू द काइंड ऑफ प्रॉफिट्स दैट आई बुक इन द मार्केट। किस लेवल के प्रॉफिट पे टारगेट करता हूं? ईकेसी 42%, विप्रो 70%, फाइन ऑर्गेनिक्स 21%, डीवीएल 41%, 20%, 32%, एक में 64% भी था, ये रहा एशियन टाइल 64%। तो यार मैं मार्केट में बड़े बड़े प्रॉफिट्स को टारगेट करने की कोशिश करता हूं यहां पे। आपने आपने एक वर्ड सुना होगा सभी ने गाइस, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। 1% का स्टॉप लॉस, 2% का टारगेट। सुना है ना? मुंडी ला दो बताते हंसते हुए। हाँ सर सुना है। 1% का स्टॉप लॉस, 2% का टारगेट। हाँ मैं ऐसी बेवकूफियां भी नहीं करता यार। जब स्विंग ही मेरे को पता है 30 40 50% के आते हैं मार्केट में, तो मैं 2% के टारगेट के लिए क्यों एंटर करूंगा यार? आई डोंट डू सच थिंग्स इन द मार्केट। वी ट्राई टू बुक। आप लोगों को मैं अपने साथ ही काउंट कर रहा हूं स्मार्ट बंदा। नाउ वी विल ट्राई टू बुक बिग प्रॉफिट्स इन द मार्केट टू मेक गुड मनी ओवर हियर। इज इट क्लियर? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? हम अपनी मेहनत के पैसे के साथ गैम्बल नहीं करेंगे गाइस। ये 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो, 2 रुपए का टारगेट, दिस ऑल इज गैम्बलिंग। ये लॉजिकल चीजें नहीं है, ये गैम्बलिंग है। हम गैम्बलिंग नहीं करेंगे। हम ग्रेट कंपनीज को सस्ते में बाय करके महंगे में बेचेंगे। ग्रेट कंपनीज को सस्ते में बाय करके महंगे में बेचेंगे। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटर रिस्क मैनेजमेंट। अब हेमंत यहां पे बेटर रिस्क मैनेजमेंट से क्या मतलब है आपका? अच्छा यार एक क्वेश्चन का आंसर दो प्लीज। याद है मैंने याद क्या रहा हूं अभी, मैंने जैसे ही मैंने बेटर रिस्क मैनेजमेंट वर्ड यूज किया, द मोमेंट आई यूज दिस वर्ड बेटर रिस्क मैनेजमेंट, कितने लोगों के दिमाग में स्टॉप लॉस आया है? चैट सभी के लिए ओपन है, प्लीज आंसर इन द चैट। प्लीज आंसर इन द चैट, कितने लोगों के दिमाग में स्टॉप लॉस आया है जैसे ही मैंने ये वर्ड यूज किया है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट? यस सर स्टॉप लॉस आया है। सरजीत भाई के माइंड में आया है, सजत जी के माइंड में आया है। ठीक है। यस सर एसएल आया है बिल्कुल। एक स्टूडेंट कह रहे सर आप अंतर्यामी हो, आपने हमारा दिमाग पढ़ लिया। दिमाग नहीं यार, मुझे पता है रिटेलर्स को क्या क्या बोल के अभी तक लोगों ने ब्रेन वॉश किया हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। या अब गाइस आप सभी लोगों के दिमाग में स्टॉप लॉस क्यों आया? बिकॉज कहीं ना कहीं अभी तक जितने भी सेशंस आपने अटेंड किए होंगे, जिनके भी वेबिनार में आप लोग गए होंगे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, जहां पे भी आपने सीखने की कोशिश की होगी, सबने अभी तक एक ही बात सिखाई है, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस हमारा दोस्त है। गाइज स्टॉप लॉस के नाम में ही है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब लॉस को रोकने वाली मशीन को कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा दोस्त है। ऐसी बातें सुनी है ना आप लोगों ने? गर्दन हिला दो बस, हाँ या ना। ऐसी बातें सुनी है ना? स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी है, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन वन थिंग ओवर हेयर। जो मेरे 2 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्टेड है ना, एक भी ट्रेड पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया मैंने। एक भी ट्रेड पे स्टॉप लॉस नहीं है। हेमंत ये क्या बात हुई? बिना ट्रेड के कैसे, बिना स्टॉप लॉस के कैसे पैसा बन सकता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस कि स्टॉप लॉस को बनाया क्यों गया है। स्टॉप लॉस को बनाया गया है आप लोगों के लॉसेस बुक कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यार एक क्वेश्चन का आंसर दो, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, या फिर ऐसा आप लोगों के साथ कितनी बार हुआ है? मान लो आपने कोई भी ट्रेड लिया, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:3, 1:4 वाली बातें सुन के आपने कोई भी ट्रेड को 100 रुपए पे बाय किया। टिपिकली 1:2 की बात मानते हुए आपने 98 पे लगाया स्टॉप लॉस, 104 पे टारगेट। मान लीजिए आप लोगों ने इस तरीके का ट्रेड लगाया कि आपने 100 रुपए पे बाय किया, 98 पे स्टॉप लॉस, 104 पे टारगेट। 98 पे स्टॉप लॉस, 104 पे टारगेट। कितनी बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने ऐसा ट्रेड लिया हो और वो टारगेट पे गया हो? लेकिन 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 कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो टारगेट पे गया हो, लेकिन टारगेट पे जाने से पहले उसने प्यारी सी पप्पी आपके स्टॉप लॉस को दे दी, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया लेकिन आपका टारगेट हिट नहीं हो पाया? प्लीज आंसर इन द चैट। गाइस टू एवरीवन पे करके रिप्लाई करो। अगर कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, टारगेट हिट नहीं हो पाता, जिसको प्यार से बोलते हैं एसएल हंटिंग। पहले आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया जाता है, फिर आपको जलाने के लिए टारगेट पे लेके भी जाया जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? प्लीज आंसर इन द चैट। अगर कई बार हुआ है तो प्लीज टाइप मेनी टाइम्स। प्लीज टाइप मेनी टाइम्स अगर आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ है तो। या मैनी टाइम अब्दुल भाई के साथ हुआ है, शलम खान जी के साथ हुआ है, प्रमोद भाई के साथ हुआ है,
पवित्रा जी के साथ हुआ है, योगेश जी के साथ हुआ है, ठीक है, यस सर, होता है होता है होता है होता है होता है, बिल्कुल होता है, बार बार होता है, लगातार होता है। लेकिन भाई क्यों होता है, क्यों होता है? क्या बिग प्लेयर्स को नाम से पता है क्या? बिग प्लेयर्स को नाम से पता है क्या? जोसेफ जी का स्टॉप लॉस कहां पे है, दुर्गेश पांडे जी का स्टॉप लॉस कहां पे है, सोहम भाई का स्टॉप लॉस कहां पे है, विकास जी का स्टॉप लॉस कहां पे है? क्या बिग प्लेयर्स को नाम से पता है क्या? जी नहीं, यहां पे नाम से किसी को कुछ नहीं पता है, नाम से किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन इतना सबको पता है कि कितने प्रतिशत भारतीय जिन्होंने 500 रुपए पे स्टॉक को खरीदा है, जब 400 रुपए पे आएगा तो ये दुम दबा के एग्जिट करके भाग जाएंगे। उन्हें पता है कि कितने प्रतिशत भारतीय की 2-4-5% गिरने पे हवा टाइट हो जाती है, वो लॉस बुक कर लेते हैं। तो स्टॉक्स को जनरली उतना ही गिराया जाता है, आप लोगों के एसेट हिट कराए जाते हैं, आप लोगों से दुम दबा के उस ट्रेड से निकाला जाता है, उसके बाद उसको टारगेट पे लेके जाया जाता है। तो हेमंत सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि स्टॉप लॉस ही मत लगाओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही सॉल्यूशन है कि स्टॉप लॉस ही मत लगाओ। देखो यार, स्टॉप लॉस लगाओगे तो हिट होगा, ये गारंटी है। अब हेमंत, आपने एक वर्ड यूज किया था, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, जिसका कहना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट का तरीका काफी बेटर है। वो कैसे? यार, मैं स्टॉप लॉस पहली बात प्राइस पे नहीं लगाता, मैं कंपनी के सिलेक्शन पे लगाता हूं। आई वर्क विद ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज ओनली। एंड नेक्स्ट इज, मैं प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करता हूं। अब क्योंकि क्योंकि ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है गाइस, मेरे पास आता भी है, सर कैसी बेवकूफों वाली बात है यार ये, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, वो स्टॉक गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, मेरा तो सारा पैसा जीरो हो जाएगा। तो गुरुजी, सारा पैसा एक स्टॉक में डालने के लिए बोला किसने है? प्लीज नोट इट डाउन। फॉर अ प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हमारा पैसा कम से कम 40 अलग अलग कंपनीज में जाएगा। हमारा पैसा 40 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टेड होना चाहिए, ताकि किसी भी एक कंपनी के ऊपर नीचे होने से हमें फर्क ना पड़े। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको जिस तरीके की वैल्यू स्ट्रेटेजीज सिखाऊंगा, उन वैल्यू स्ट्रेटेजीज में कोई कंपनी हम ऊपर से 20% गिरने के बाद बाय करेंगे, कोई 30, कोई 40, कोई 50। मान लो आपने 40 अलग अलग कंपनियां बाय की हैं, कोई कंपनी ऊपर से 20% डाउन है, कोई 30, कोई 40। आपने इस तरीके की 40 अलग अलग कंपनीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम बाय की। मान लो आज की डेट में आपने ऐसी 40 कंपनियां बाय की हैं जो ऊपर से अच्छी खासी गिरी हुई हैं, लेकिन फंडामेंटली दे आर ग्रेट कंपनीज। उन सभी कंपनी के प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, उन सभी कंपनीज की सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं। आपने ऐसी 40 कंपनियां बाय की हैं, बाय करके आप बैठे हुए हो, 2 साल बीत गए, क्या लगता है 2 साल बाद आप प्रॉफिट में होगे या लॉस में? चैट सभी के लिए ओपन है, एक बार आंसर करो। आपने 40 कंपनियां बाय की हैं, कोई ऊपर से 20% डाउन है, कोई 30, कोई 40, सभी के सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं। आप 40 कंपनियां बाय करके बैठ गए, 2 साल बाद विल यू बी इन प्रॉफिट और विल यू बी इन लॉस? करेक्ट आंसर गाइस, सभी का आंसर करेक्ट है। मैं हिंट भी देने वाला था, लेकिन आप लोग खुद समझदार हो। हिंट नंबर 1, माई अकाउंट। हिंट नंबर 2, अगेन माई बुक प्रॉफिट्स। हिंट नंबर 3, दोबारा से माई अकाउंट। तो वी विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट, अगर हम इस तरीके की अप्रोच फॉलो करेंगे, सो वी विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन, एक मसाला और लगाता हूं मैं बस। सेम क्वेश्चन, सेम स्ट्रेटेजी, सेम, आपने 40 कंपनियां बाय की हैं, अनलिमिटेड टारगेट विद मात्र 5% का स्टॉप लॉस। अब मैंने सेम ट्रेड में 5% का एसएल भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब क्या लगता है, प्रॉफिट में हो गए या बहुत सारी कंपनीज में 2 साल के अंदर अंदर एसएल हिट हो चुका होगा? प्लीज आंसर इन द चैट, क्या लगता है? लॉस 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 लॉस, साजिद खान जी लॉस, सोहम भाई लॉस, शुक्ला जी लॉस, विनय पांडे लॉस, एकेएस जी लॉस, अब्दुल भाई लॉस 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 लॉस। एब्सोल्युटली करेक्ट, फाइनली यू गाइस आर लर्निंग, आई एम सो इंप्रेस्ड बाय यू। ठीक है, तो यार हमें इस तरीके से समझदार बनना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस हमारा दोस्त नहीं है। जो लोग हैंड रेस कर रहे हो गाइस, प्लीज अपना क्वेश्चन लिख लो, मैं एंड में आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। ठीक है, तो यार स्टॉप लॉस देखो, मैंने इनफ एग्जांपल्स यूज किए हैं टू कन्विंस यू गाइस कि मार्केट में अगर आप ग्रेट कंपनीज को सस्ते में बाय करते हो तो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे पता है कई लोगों में चुल होती है, फिर भी एसएल लगाओगे, एसएल लगाओगे, वो एसएल हिट होगा, यू आर बाउंड टू लूज मनी, यू आर बाउंड टू लूज मनी इन द मार्केट। ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, या हर्षा जी, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, थैंक यू सो मच। या ऑन दैट नोट, ऑन दैट नोट, या तो यार रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए हम प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे।
आई रिपीट, मैं कम से कम 40 अलग अलग कंपनीज को बाय करता हूं। हमें ग्रेट कंपनीज को सस्ते में बाय करके महंगे में बेचना है। तो सर यहां पे मेरे माइंड में दो क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेट कंपनी? व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेट कंपनी? तो यार एक ग्रेट कंपनी की डेफिनेशन होती है ये आपकी स्क्रीन के सामने, दिस। गाइस जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके नेट प्रॉफिट कम से कम 200 करोड़ होने ही होने चाहिए। उस कंपनी की सेल्स ग्रोथ कम से कम 10% की होनी ही होनी चाहिए। उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम से कम 15% का होना ही होना चाहिए। ये तीनों नंबर, ये तीनों नंबर यहां पे मिलके इतना इंश्योर करते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट को बिजनेस करना आता है, कंपनी की सेल्स अच्छे से ग्रो हो पा रही है, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे से ग्रो हो पा रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में बिजनेस सेंस है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है जिसको वो प्रॉपरली फुलफिल भी कर पा रहे हैं। प्लीज यार एक चीज ध्यान से देखो, मैंने 200 करोड़ रुपए की सेल्स नहीं बोला है। सेल्स तो आसान है 200 करोड़ रुपए की, लॉस मेकिंग स्टार्टअप भी हमारे देश में 200 करोड़ रुपए की सेल्स कर लेते हैं ऐड चला चला के। लेकिन मैं यहां पे 200 करोड़ की सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 200 करोड़ के प्रॉफिट। मैं 200 करोड़ के यहां पे प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। ये प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा के होने ही होने चाहिए, सेल्स ग्रोथ 10% की होनी ही होनी चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ 15% का होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज आरओसीई। नाउ यार आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोगों ने रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में सुना होगा। सुना या नहीं सुना एक बार बताओ बस। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में कई लोगों ने सुना हुआ होता है, अनफॉर्चुनेटली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में नहीं सुना होता। प्लीज नोट इट डाउन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट वे टू जज अ कंपनी। एक कंपनी को जज करने का सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नंबर हमारा 20% से ज्यादा होना ही होना चाहिए। आरओसी होता क्या है? मान लो मेरी कंपनी है हिमजन कैपिटल लिमिटेड। एक कंपनी टिपिकली दो तरीके से पैसे उठाती है, दो तरीके से मार्केट से पैसे लेती है। या तो मैं कहीं बैंक पे या म्यूचुअल फंड वालों में जाके लोन मांग लूं उनसे, या तो मैं लोन ले लूं, या फिर मैं मार्केट में जाके अपनी इक्विटी बेच के पैसा निकाल लूं। अगर ये पैसा मेरे पास आया, 500 करोड़ मैंने लोन लिए, 500 करोड़ मैंने इक्विटी बेच के कमाया, मेरे पास जो 1000 करोड़ रुपए आ गए, जब मैं इस 1000 करोड़ रुपए को अपने बैंक में, अपने कंपनी में डालूंगा, जब मैं इस 1000 करोड़ रुपए को अपने बिजनेस में लगाऊंगा, तो एक साल बाद ये 1000 करोड़ का कैपिटल कितने रुपए का प्रॉफिट जनरेट करके देगा? दैट नंबर इज डिफाइंड बाय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नंबर 20% से ज्यादा का होना ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कंपनी को बाय किया है, अगर मेरा इनिशियल कैपिटल 1000 करोड़ था, और एक साल बाद में अपना ये नंबर कैलकुलेट कर रहा हूं, ये नंबर कैलकुलेट होकर आता है 20 करोड़, मतलब मेरे 1000 करोड़ रुपए बढ़ के, मेरे 1000 करोड़ रुपए बढ़ के 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर 20% का होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। सो यार आई वाज स्टडिंग कि किस तरीके की कंपनीज जनरली फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ वाइप आउट हो जाती हैं, किस तरीके की कंपनीज जनरली फ्रॉम द फेस ऑफ द वाइप आउट हो जाती हैं। एंड यार मेरे को निकल के आया लोन वाली कंपनी। लोन एक ऐसी चीज है गाइस, कर्जा एक ऐसी चीज है जिसने अच्छे से अच्छे राजाओं को तबाह कर दिया है। अनिल अंबानी तबाह हो गया लोन की वजह से, आर पावर, आर कॉम, आर कैपिटल वाइप आउट ऑलमोस्ट हो चुकी है, उनकी वैल्यू टॉप से 99% गिर चुकी है। सूज लोन की वैल्यू 92% क्रैश हुई थी लोन की वजह से। वोडाफोन आइडिया की कंपनी जो है 99% गिर चुकी है लोन की वजह से। तो यार लोन एक ऐसी चीज है जो या तो आपको बड़ा भी बना सकती है या खत्म भी कर सकती है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, अनिल अंबानी, जितने भी लोग ये मैंने आपको नाम बताए हैं, ये वो लोग हैं जो बर्बाद हुए हैं बहुत ज्यादा लोन की वजह से। इसीलिए मैं इनकी कंपनीज में, या मैं ऐसी कंपनीज में काम नहीं करता जहां पे बहुत ज्यादा लोन हो। तो एज अ रूल ऑफ थंब, डेट टू इक्विटी, डेट होता है लोन, इक्विटी होता है खुद का पैसा। डेट माने की लोन, इक्विटी मतलब खुद का पैसा। डेट मतलब लोन, इक्विटी मतलब खुद का पैसा। ये नंबर डेट टू इक्विटी की जो रेशियो है, ये रेशियो 0.2 से कम होनी चाहिए। 0.2 से कम का मतलब, अगर खुद का पैसा है 100 करोड़ तो 20 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं हो सकता। अगर खुद का पैसा है 200 करोड़ तो 40 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं हो सकता, इस तरीके से। नेक्स्ट इज रिटेल शेयर होल्डिंग। गाइस जिसके बाद हम स्ट्रेटेजी पे जाने ही वाले हैं, तो एक बार उठ जाओ। ठीक है, कई लोग मैं देख रहा हूं ऐसे पड़े हैं ऐसे पड़े हैं, उठ जाओ। आई अंडरस्टैंड यार, सुबह 6 बजे उठा दिया मैंने आपको, गलती हो गई। ठीक है,
उठ जाओ, एक बार ये पॉइंट समझ लो, क्योंकि यार ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया ना बस एक बार रिटेल शेयर होल्डिंग का, तो आप बिना स्ट्रेटेजी के भी पैसे बना लोगे, आप बिना इंडिकेटर के भी पैसे बना जाओगे मार्केट में आके, अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया कि रिटेल शेयर होल्डिंग कम क्यों होनी चाहिए, उसकी महत्व हमारे लिए क्या है, महत्वता क्या है। ठीक है, तो यार मैं यहां पे आया, screener.in पे गया मैं। ठीक है गाइस, अगेन लेट मी रिपीट, screener.in is an absolutely free website. In order to use this website you don't need to pay anyone a single penny. ये वेबसाइट यूज करने के लिए आपको किसी को भी चवन्नी पे करने की जरूरत नहीं है। मैं जिस भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं वो एनालिसिस मैं हमेशा screener.in वेबसाइट पे ही करता हूं, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो यहां पे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्क्रीनर पे आया, एंड जितनी भी वैल्यूज दिख रही है ना, दे आर फैक्ट। ये किसी का ओपिनियन नहीं है, ये रैंडम नहीं है, ये असलियत है। अब रिलायंस कंपनी करेंटली 17 लाख करोड़ की बिक रही है। 17 लाख करोड़ मार्केट कैप का मतलब होता है कि अगर मेरी जेब में 17 लाख करोड़ रुपए पड़े हों और मैं मुकेश अंबानी जी से जाके मिलूं, तो क्या पता वो अपनी कंपनी मेरे को बेच दे, क्या पता। ठीक है, दैट नंबर इज मार्केट कैप। अब बाय द वे ये मार्केट कैप शेयर प्राइस से रिलेटेड होता है। शेयर प्राइस गिरता है तो मार्केट कैप गिर जाता है, शेयर प्राइस बढ़ता है तो मार्केट कैप बढ़ जाता है। जब शेयर प्राइस 1600 पे था, जब शेयर प्राइस 1600 रुपए पे था, तब ये मार्केट कैप था 20 लाख करोड़ रुपए। तब मार्केट कैप कितना था? 20 लाख करोड़ रुपए। तो मैं एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए 20 लाख करोड़ के एग्जांपल से ही आपको मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो रिलायंस मान लो अभी 20 लाख करोड़ की कंपनी है, तो यार 20 लाख करोड़ में से कितने परसेंट हिस्सा किसके पास है? 50% है प्रोमोटर्स के पास। प्रोमोटर्स होते हैं मोटा मोटा कंपनी के मालिक। 19% है एफ के पास। एफ होते हैं बाहर के म्यूचुअल फंड जिन्होंने इंडिया में आके पैसा लगाया है। DIIs होते हैं इंडिया के म्यूचुअल फंड जिन्होंने इंडिया में ही पैसा लगाया है। ठीक है, देन देयर इज गवर्नमेंट, देन देयर इज पब्लिक। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोमोटर्स प्लस एफ प्लस DIIs प्लस गवर्नमेंट, ये चारों लोग मिलके बनते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स। चारों लोगों को मिलके क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग हैंड्स। स्ट्रॉन्ग हैंड इसीलिए क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट कंट्रोल करना, शेयर का प्राइस कंट्रोल करना, प्रॉफिट कंट्रोल करना, सारी चीजें इन लोगों के हाथ में हैं। ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, सारी चीजें ये लोग कर सकते हैं। देन देयर इज पब्लिक। पब्लिक होती है ये चिद्दी उंगली। पब्लिक के पास कोई पावर नहीं होती। जिस प्राइस पे मार्केट अवेलेबल है या तो उन्हें खरीदना है या उन्हें बेचना है, पब्लिक सिर्फ इतना कर सकती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि रिलायंस जो कंपनी है, रिलायंस 20 लाख करोड़ की कंपनी है। 20 लाख करोड़ में से 90%, 90% सॉरी सॉरी 20 लाख करोड़ की होल्डिंग में से 18 लाख करोड़ की होल्डिंग है पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में। 18 लाख करोड़ की होल्डिंग है स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में, और बाकी 2 लाख करोड़ की होल्डिंग, बाकी 2 लाख करोड़ की होल्डिंग है वीक हैंड्स के हाथ में। अब अगर रिलायंस ऊपर से 20% नीचे गिर गया, अभी 20 लाख करोड़ की कंपनी है, अगर रिलायंस का शेयर प्राइस 20% क्रैश हो गया, 20% गिर गया, तो ज्यादा लॉस किसका होगा? प्लीज आंसर इन द चैट। स्ट्रॉन्ग हैंड्स का ज्यादा लॉस होगा या फिर वीक हैंड का ज्यादा लॉस होगा? 20% गिरने पे ज्यादा लॉस किसका होगा? गाइस चैट सभी के लिए ओपन है, प्लीज आंसर इन द चैट। जतिन भाई थोड़ा सा बादाम बादाम खाया करो यार, वीक हैंड कैसे हो सकता है आंसर? गाइस एक बंदे के पास 10 रुपए हैं, एक बंदे के पास 100 रुपए हैं, मैंने दोनों बंदों को होली के रंग से भिगो दिया। ज्यादा लॉस किसका हुआ है? जिसके पास ज्यादा पैसे हैं ना ऑब्वियसली। तो 20% मार्केट गिरी है तो ज्यादा लॉस ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हैंड्स वालों का हुआ है। अब यार मार्केट को मैनिपुलेट करना इन्हीं के हाथ में है। तो वापस से मार्केट ऊपर जाएगी, वापस से स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाएगा। हु विल एंश्योर दिस? कौन ये चीज मेक श्योर करेगा कि वापस से स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाएगा? यस, प्रोमोटर्स, FIIs, DIIs मिलके इंश्योर करेंगे। आंसर इज स्ट्रॉन्ग हैंड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं ऐसी ग्रेट कंपनीज जो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ग्रेट कंपनीज की लिस्ट, अगर वो आप आंख बंद करके भी 25-30% नीचे गिरने पे भी आप खरीद लो, बिना स्ट्रेटेजी के भी आप खरीद लो, तो भी आपका पैसा बन जाएगा। क्योंकि क्योंकि कई लोगों को लगता है हो सर रिलायंस तो क्रैश हो गया, कभी ऊपर नहीं जाएगा। क्या पहले नहीं गया? एक बार देख लेते हैं। इससे पहले रिलायंस यहां पे गिरा था लगभग 14%, फिर पूरा रिकवर किया। उससे पहले रिलायंस यहां से गिरा था 22%, फिर पूरा रिकवर किया। फिर रिलायंस गिरा था यहां से लगभग 20%,
फिर पूरा रिकवर किया, फिर यहां से गिरा था रिलायंस लगभग 22%, फिर रिकवर किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वोलेटिलिटी हमारी दोस्त है मार्केट में। अच्छे शेयर नीचे आते हैं तभी उन्हें खरीदने का टाइम होता है, अच्छे शेयर ऊपर जाते हैं तभी उन्हें बेचने का टाइम होता है। अगर ऐसी ग्रेट कंपनी सस्ती आएंगी नहीं तो मैं खरीदूंगा कैसे? यहां पे डरने का टाइम नहीं होता है, यहां पे ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीदने का टाइम होता है। ठीक है, रिलायंस नीचे आया है, पावरफुल प्लेयर्स लेके आए हैं आप लोगों के एसएल हिट कराने के लिए। रिलायंस ऊपर जाएगा, पावरफुल प्लेयर्स लेके जाएंगे, किसके फायदे के लिए? मेरे या उनके? बताओ। पावरफुल प्लेयर्स किसके फायदे के लिए लेके जाएंगे? अपने फायदे के लिए, खुद के फायदे के लिए वो वापस से रिलायंस को ऑल टाइम हाई पे लेके जाएंगे। ना तो रिलायंस पहली बार 20% गिर रहा है, ना ही आखिरी बार गिर रहा है, हर 2 साल में एक बार गिर ही जाता है, यही इसका नेचर है। एंड हमें ये नेचर समझना पड़ेगा, तभी हमारा मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा, वरना मार्केट में हमारा बड़ा पैसा बनना बहुत ही मुश्किल है। एम आई क्लियर गाइस? कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? सारी चीजें, हमें ग्रेट कंपनीज में काम करना है, उनमें पावरफुल लोगों की होल्डिंग भी ज्यादा होगी। तो एज अ रूल ऑफ थंब, जो रूल मैं फॉलो करता हूं, रिटेल शेयर की होल्डिंग 30% से कम होनी चाहिए। अगर रिटेलर्स की होल्डिंग 30% से कम है तो ऑटोमेटिकली जो पावरफुल प्लेयर्स हैं उनकी होल्डिंग 70% से ज्यादा हो जाएगी। ऑटोमेटिकली पावरफुल प्लेयर्स की होल्डिंग 70% से ज्यादा हो जाएगी। अब हेमंत सर, जो आपने क्राइटेरिया बताए हैं, क्या इस बेसिस पे हम कंपनीज को ऑटोमेटिकली फिल्टर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लेट मी टीच यू। तो मैं यहां पे आऊंगा गाइस, screener.in की वेबसाइट पे। अगेन